गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जहाँ जिस चैनल पर वीडियो में इधर उधर की बातें हो रही है उस चैनल पर वीडियो देखना आप लोग पसंद करते हैं, और जहाँ पर टू द पॉइंट बातें हो रही है आपको मन ही नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है? जहाँ पर एकदम टू द पॉइंट बातें हो रही है, जैसे सेट करवा रहे हैं तो सेट करवा रहे हैं तो वीडियो स्किप कर देना है। अरे सेट कर लो ना। पिछले साल का अगर सेट नहीं करोगे, पेपर को देखोगे नहीं, तो एग्जाम देने अगर बोर्ड में बैठ जाओगे तो पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आंसर क्या कर कर आ गए। क्योंकि देखिए, हम स्कूल में भी पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि बोर्ड लेवल का जब क्वेश्चन देते हैं तो क्वेश्चन क्या कर रहा है और बच्चे आंसर कुछ और ही कर देते हैं। तो इस वजह से बोल रहे हैं कि आप लोग जो है सेट 2 को देखिए। ये 24 का सेट 2 है। सेट 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि बोर्ड में पेपर कैसे पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग सेट 2 शुरू करने वाले हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरे वीडियो को देखिए। सेट 2 में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन देखिएगा, उसको सबसे पहले मन में ही उसको आंसर को इमेजिन कीजिएगा, देन आप आगे बढ़िएगा। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, वो पहला क्वेश्चन आपको क्या है कि जो जर्मन फिलोसफर जोहान गोटफ्राइड हर्डर है, बिलोंग टू विच वन ऑफ द फ्लोइंग अ स्कूल ऑफ थॉट। विच बिलोंग टू विच वन ऑफ द फ्लोइंग अ स्कूल ऑफ थॉट, मतलब वो किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे। स्कूल ऑफ थॉट कहने का मतलब हुआ कि वो किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। तो बताइए, क्या वो सोशलिस्ट थे, लिबरलिस्ट थे, रोमांटिसिस्ट थे, मार्क्सिस्ट थे? याद कीजिए आप, ये हिस्ट्री चैप्टर 1 का ही एक जो है सेकंड टॉपिक है। तो जोहान गोटफ्राइड हर्डर जर्मनी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए थे, और ये जो जोहान गोटफ्राइड हर्डर की जो चर्चा की गई है रोमांटिसिज्म वाले टॉपिक में किया गया है। तो जोहान गोटफ्राइड जो हर्डर है बिलोंग टू द आइडियोलॉजी ऑफ रोमांटिसिज्म। वो एक तरह का क्या है? रोमांटिसिस्ट है। क्या है? एक तरह का रोमांटिसिस्ट है। ओके, चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ये सर्सन रीजन। ये सर्सन रीजन को देखिए, सर्सन रीजन कैसे करना है पिछले वाले सेट में भी बताए थे कि सर्सन रीजन को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको ये सर्सन को पढ़ना है, देन रीजन को पढ़ना है। तो चलिए सर्सन को पढ़ते हैं। ये सर्सन बोला गया कि एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। डेफिनेटली यहाँ पर जो सर्सन दिए गए हैं वो सर्सन क्या है? सही है। एक्ट ऑफ यूनियन जो 1707 में किया गया था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में किया गया था, जिसके कारण आप क्या देखते हो कि क्या बन रहा है? यूनाइटेड किंगडम बन रहा है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन का यूनाइटेड किंगडम बन रहा है। तो ये सर्सन तो आपका सही हो गया। रीजन देखिए, इंग्लैंड वांटेड टू इम्पोज इट इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। जो इंग्लैंड है अपना इन्फ्लुएंस को इम्पोज करना चाहता है स्कॉटलैंड पर। तो डेफिनेटली यहाँ पर रीजन भी क्या हो गया? सही हो गया। और चूंकि रीजन जो है ये सर्सन को क्या कर रहा है? करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन जो है ये सर्सन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो इन दैट सिचुएशन हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन कौन सा बनेगा? ए बनेगा। याद रखिएगा, सर्सन रीजन ज्यादातर जो पूछे जाते हैं उसमें ऑप्शन यही होता है। आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अब पिछले मतलब 24 का जितने भी सेट हैं और जितने भी सेट में सर्सन रीजन दिए गए उसका ऑप्शन यही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा वीडियो को देखिए। आप एमसीक्यू को समझिए कि किस तरह के एमसीक्यू जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं। नहीं समझिएगा जाइएगा, आपसे एक भी एमसीक्यू बनने वाला नहीं है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है से कि एमसीक्यू जो है 10 ही पूछे जाएंगे। जो 10 एमसीक्यू रहेगा वो इनडायरेक्ट वे में पूछा जाएगा, घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। और अगर वैसे क्वेश्चन नहीं किए हुए रहिएगा तो आपको उससे बनने वाला नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए, अरेंज द फ्लोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर
इन सारे इवेंट को क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, देखिए पिछले क्लास में ही बताए थे, ये कब हुआ है, 1832 में। ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, तो सबसे पहले डेट लिख लेना है। हैम्बर्ग ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू हंगरी, ये आपको हुआ है 1867 में। हैम्बर्ग जो है हंगरी को ऑटोनॉमी ग्रांट कब कर रहा है, 1867 में। देन बाल्कन कन्फ्लिक्ट, तो बाल्कन कन्फ्लिक्ट आपको हुआ है 1871 में। देन नेपोलियनिक सिविल कोड की अगर बात कर लिया जाए तो नेपोलियनिक सिविल कोड आपको हुआ है 1804 में। अब ये डेट आपको पता चल गया, तब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है से कि अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले आप किसको रखिएगा, नेपोलियनिक सिविल कोड को। तो 4 नंबर पर देखिए, तो 4 नंबर यहाँ भी है और जो है से कि 4 नंबर यहाँ भी है। सेकेंड नंबर पर किसको रखिएगा, तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को रखिएगा। तो ये आपको यहाँ हो गया, यहाँ पर सेकेंड नंबर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल यहाँ पर आ गया, तो ए ऑप्शन कट गया और ए ऑप्शन आपको जो है से कि करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको सेकेंड नंबर आ जाएगा और उसके बाद जो है से कि थर्ड नंबर आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्रोनोलॉजिकल बेस्ड एक क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, या तो हिस्ट्री के चैप्टर 1 से रहेंगे या तो हिस्ट्री के चैप्टर 2 से रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। देखिए ये क्वेश्चन जब हम स्कूल में पूछे थे तो बच्चा क्या करना शुरू कर दिया था, इसको मैच करना शुरू कर दिया था। इसको मैच नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे मैच नहीं करना है। पूछा जा रहा है कि कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है, इसको मैच ऐसे नहीं करना है। आपको बस देखना है कि ये जो पेयर है, ये जो 4 पेयर दिए गए हैं, 4 पेयर में से एक कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच है, बिल्कुल सही है। तो ज्योतिबा फूले अमर जीवन, ज्योतिबा फूले अमर जीवन लिखे थे, तो नहीं, ये आपको करेक्टली मैच नहीं है। सुदर्शन चक्र सच्ची कविताएं लिखे थे, तो बिल्कुल ये सही है। सुदर्शन चक्र ही जो है वो सच्ची कविताएं लिखे थे, तो सेकंड नंबर आपका क्या है, सही है। देन थर्ड नंबर क्या है, राजसुंदरी देवी गुलामगिरी लिखी थी, तो नहीं, ये गलत है। राजसुंदरी देवी के द्वारा गुलामगिरी लिखा गया नहीं था। देन काशी बाबा छोटे और बड़े का सवाल, ये भी आपको सही है, ठीक है ना। अगर राजसुंदरी देवी का देखा जाए तो अमर जीवन वो लिखे हैं और ज्योतिबा फूले जो है कि गुलामगिरी लिखे हैं। तो यहाँ पर आपको मैच नहीं करना है, आपको बस चुनना है कि कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर 2 ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच्ड है। ओके, तो या तो बी कीजिए या तो डी कीजिए। बी और डी दोनों में से कोई एक भी अगर ऑप्शन टिक करके आ रहे हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। कभी कभार होता है कि 2 ऑप्शन भी सही हो जाते हैं, कोई नहीं, तो या तो बी कीजिए या तो डी कीजिए, आपको जो है कि नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉन मेटेलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉन मेटेलिक माइका। नॉन मेटेलिक में किसको दिया गया है, माइका। पूछा गया कि एनर्जी मिनरल जो है क्या है, यहाँ ब्लैंक दे दिया गया है, एनर्जी मिनरल ब्लैंक। तो एनर्जी मिनरल में क्या आएगा, नेचुरल गैस आएगा, बॉक्साइट आएगा, मैग्नीज आएगा या प्लेटिनम आएगा। तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि एनर्जी मिनरल में आपको क्या आएगा, नेचुरल गैस आएगा। नेचुरल गैस जो है एनर्जी मिनरल में आएंगे, क्योंकि जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट आपको जो है से कि मेटेलिक मिनरल हो गया, आपको बॉक्साइट मेटेलिक मिनरल है। मैग्नीज भी क्या है, ये भी मेटेलिक मिनरल है। मेटेलिक मिनरल में अगर स्पेशली बात किया जाए तो आपका हो गया फेरस हो गया, और ये मेटेलिक मिनरल में नॉन फेरस हो गया, और प्लेटिनम आपको क्या हो गया, प्रेशियस मेटल हो गए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ई होगा, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को यहाँ पर क्या कर देना है, टिक कर देना है। एनर्जी मिनरल का जो टाइप होगा वो टाइप में क्या होगा, नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को एंजॉय करते रहिए, कहीं स्किप करके नहीं जाना है। बोलिएगा तो 1-2 को चुटकुला भी आपको सुना देंगे, शेरो शायरी भी सुना देंगे, है ना। लेकिन स्किप कर कर कहीं भी जाना आपको नहीं है, पूरा वीडियो को देखना है और अच्छे से देखना है, ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आगे क्या है कि इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है, और इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के बाद जो है से कि
आपको बताना है कि कौन सा सॉइल के रिगार्डिंग ये करेक्टरिस्टिक फीचर दिए गए हैं। पहला क्या है, इट इज वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल। बोला गया कि वाइडली स्प्रेड, भारत में बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है और इंपॉर्टेंट सॉइल है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ इट, जो नॉर्दर्न प्लेन है वो नॉर्दर्न प्लेन इसी मिट्टी से क्या है, बना हुआ है। तो ये लाइन ही आपको क्लेरिफाई कर दिया, नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ इट। इसके साथ साथ इसमें सैंड देखने को मिलेगा, सिल देखने को मिलेगा, क्ले देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो सॉइल आपको यहाँ पर जो होना चाहिए वो अलुवियल सॉइल होना चाहिए। पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन है वो पूरा नॉर्दर्न प्लेन किससे बना हुआ है, अलुवियल सॉइल से बना हुआ है। ओके, तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पर जो एक सॉइल हो सकता है वो सॉइल कौन सा होगा, अलुवियल सॉइल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है करेक्टली, देखिए यहां पर मैच करना है। ये जो पेयर जो दिए गए हैं इस पेयर को क्या करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से जो है से कि मैच करना है, और मैच कर तब जो है से कि यहां से ऑप्शन को चुनना है। ये आपको हुआ मैच द फ्लोइंग, ठीक है। वो मैच द फ्लोइंग नहीं था, बल्कि उसमें से चीजों को बस चुनना था कि कौन सा जो पेयर है करेक्टली मैच है। तो देखिए कॉलम 1 को जो है से कि कॉलम 2 से जो है से कि मैच करना है। तो वीट, वीट क्या होगा, तो वीट आपको हो गया फूड क्रॉप, वीट क्या हो गया, फूड क्रॉप। रागी, रागी क्या होगा आपको, मिलेट क्रॉप। वीट का क्या होगा, फूड क्रॉप, रागी का क्या होगा, मिलेट क्रॉप, टी का क्या होगा, बिवरेज क्रॉप, और मेज का क्या होगा, फूड एंड पाउडर क्रॉप। अब चलिए देख लेते हैं, 1 का सी, 1 का सी, 2 ऑप्शन है, बी भी है और जो है से कि सी भी है। आगे क्या है, रागी का मिलेट, 2 का ए, 2 का ए हो गया, ठीक है, 2 का ए। देन आगे भी मैच कर लेते हैं, टी का बिवरेज क्रॉप, टी का बी, और 3 का बी, तो 3 का बी हो गया, एंड 4 का डी। तो सी विल बी हियर द राइट आंसर, सी विल बी हियर द राइट आंसर। सी यहां पर हो गया आपको राइट ऑप्शन। ये आपका है मैच द कॉलम, कॉलम 1 को कॉलम 2 से क्या करना है, मैच करना है। आप लोग अपना एनर्जी कम मत कीजिए, आप अपना एनर्जी बनाए रखिए और बिल्कुल सारा वीडियो जो है से कि सारे क्वेश्चन आंसर को इजीली आप जो है से कि कर सकते हैं। आगे क्या है, देखो ऐसे तो जनरली इतना इधर उधर के बात कर हमको पढ़ाने मतलब नहीं, कम ही पढ़ाते, मेनली हम टू द पॉइंट ही पढ़ाते हैं। लेकिन बच्चे जो हैं, बच्चे टू द पॉइंट पढ़ाएं तो बच्चे देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा इधर उधर की बातें करना पड़ रहा है हमको। चलिए फिर से जो है इस क्या बोला गया कि इस स्टेटमेंट को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो है इसके लिए जो करेक्ट टर्म हो सकता है उस करेक्ट टर्म को आपको चुनना है। तो सबसे पहले चलिए स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, देन उस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग जो करेक्ट टर्म हो सकते हैं उस करेक्ट टर्म को चुनते हैं। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन इन इंडियन स्टेट, डायरेक्टली आपको पता चल गया, एक स्टेटमेंट से ही पता चल गया कि देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर इंडियन स्टेट, भारत में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। उसके बाद बोला गया कि देयर इज अ फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन इन इंडिया, तो दैट गोज टू व्हाट, सेकुलर। यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकुलर, सेकुलर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। भारत में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हर एक इंसान को यहाँ पर राइट दिया गया है, फ्रीडम दिया गया है कि जो उसका इच्छा है जिस रिलीजन को चाहे उसको प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, और जो है कि क्या कर सकता है, प्रोपगेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए यहां पर फिर से क्या बोला गया, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज द करेक्टली मैच्ड। यहां जो है पेयर को ऐसे मैच नहीं करना है, बस चुनना है कि कौन सा जो पेयर है, कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। जैसे कि यहां बोला गया कि यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट कम्युनिकेशन, यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट कम्युनिकेशन, तो ये आपको सही है। यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट जो है कम्युनिकेशन, तो यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट में कम्युनिकेशन आते हैं, तो ये आपका सही हो गया। और स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट एजुकेशन नहीं, ये सही नहीं है, ये आपको गलत है। कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट एडॉप्शन, ये भी आपको क्या है, सही है। कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट में एडॉप्शन आते हैं। रेसिडुअरी सब्जेक्ट में मैरिजेस,
ये आपको क्या हो गया, गलत हो गया। यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट में और कुछ जो है सब्जेक्ट जैसे कि याद रखना चाहिए, लाइक आपको हो गया फॉरेन अफेयर हो गया, यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट का ही पार्ट है। बैंकिंग हो गया, डिफेंस हो गया, ये सब जो सब्जेक्ट हैं, ये सब सब्जेक्ट किसके हैं, यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट का। कम्युनिकेशन वहां दिया हुआ है ही है। और स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट में अगर देखा जाए, स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट में आपको हो जाता है पुलिस हो जाता है, और ट्रेड हो जाता है, एग्रीकल्चर हो जाता है, ये सब जो सब्जेक्ट है। उसके बाद कॉमर्स भी हो जाता है। ये सब सब्जेक्ट जो है किसमें मेंशन है, स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट में। अगर कंकरेंट लिस्ट की बात कर लिया जाए तो कंकरेंट लिस्ट में जो है कि आपको एजुकेशन हो गया, देन आपको फॉरेस्ट हो गया, एडॉप्शन हो गया, बच्चा का एडॉप्ट करना, मैरिजेस हो गया, शादी विवाह हो गया आपको, एंड देन आपका सक्सेशन हो गया। ये सब जो सब्जेक्ट है दैट इज मेंशन इन द कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट भी यहाँ फर्स्ट पेयर भी सही है, और जो सी पेयर है वो भी क्या है, सही है। तो दोनों में से कोई कीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ऑप्शन है, ऐसे एक दो क्वेश्चन है जिसका एक दो ऑप्शन जो है से कि क्या है, सही है। तो ऐसा कुछ वरी नहीं होना है कि दो ऑप्शन क्यों सही है, दो ऑप्शन कैसे सही हो गया, बोर्ड में क्या ऐसे भी हो सकता है। तो हाँ, डेफिनेटली बोर्ड का ही क्वेश्चन है, ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है, और दो ऑप्शन सही है, तो कोई आपको ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या बोला गया, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को पढ़ना है। अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन द बेल्जियम, बेल्जियम के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, किसके रिगार्डिंग दिए गए हैं, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो कहां पर हुआ है, बेल्जियम में हुआ है। ठीक है ना, पहला क्या बोला गया कि ब्रसेल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल ये सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन को चुनना है। तो जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट ये है कि ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ब्रसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट था, तो यस। बेल्जियम में भी सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया था, अलग गवर्नमेंट बनी थी, उसके अलावा ब्रसेल्स में भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई थी। उसके साथ साथ बोला गया कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर आर इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यस ये सही है। डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल थे। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, ये भी आपको सही हो गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट था वो जो है इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते थे, चाहे वो जर्मन हो या डच हो या फ्रांसीसी हो, ये कहीं भी रह रहे हो, मैटर नहीं रखता है, देश में कहीं भी रह रहे हो, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुन सकते हैं। देन अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर एडॉप्टेड इन बेल्जियम, ये आपको हो गया गलत। बेल्जियम में जो है से कि मेजोरिटेरियन मेजर नहीं लिए गए थे। तो यहां पर ऑप्शन 1 2 3, सॉरी जो स्टेटमेंट है 1 2 3 सही है, तो 1 2 3 यहां पर आपको क्या हो गया, डी विल बी द राइट ऑप्शन। डी में बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट 1 2 और 3 जो है से कि क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, बोला गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज हैज वन पार्टी सिस्टम, कौन से देश में वन पार्टी सिस्टम है। तो याद कीजिए कौन से देश में वन पार्टी सिस्टम है। तो यहां पर जो ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन क्या क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नहीं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में टू पार्टी सिस्टम है, यहाँ वन पार्टी सिस्टम नहीं है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंडिया, यहाँ भी टू पार्टी सिस्टम है। इंडिया को अगर देख लिया जाए तो इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। इन इंडिया यू विल गेट द मल्टी पार्टी सिस्टम एंड इन द चाइना यू विल गेट द वन पार्टी सिस्टम। तो कौन से देश में वन पार्टी सिस्टम है, तो यहां पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, डी बनेगा, चाइना। याद रखिएगा टू पार्टी सिस्टम यूएसए और यूनाइटेड किंगडम में है, मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में है, और वन पार्टी सिस्टम कहां पर है, चाइना में है। इन चारों देश को याद रखिएगा, और चारों देश में कौन से पार्टी सिस्टम है उसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है जनरली पूछ दिए जाते हैं, टू पार्टी सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो यहां पर ये बोला गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? ऑप्शन ए रूल ऑफ सिंगल इंडिविजुअल, नहीं। एक व्यक्ति का शासन है डेमोक्रेसी, तो नहीं, एक व्यक्ति का शासन डेमोक्रेसी नहीं है। देन क्या है? रूल विथ हेरिडेटरी नॉर्म्स। याद कीजिए, हेरिडेटरी सिस्टम जो था वो हेरिडेटरी सिस्टम मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पार्ट था, वो डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं है, तो हेरिडेटरी सिस्टम के थ्रू भी यहाँ पर रूल नहीं किया जाता है। देन क्या है? रूल ऑफ पीपल विथ फ्रीडम, तो ये आपको सही होगा। लोगों पर शासन करना, लेकिन कैसे? फ्रीडम के साथ शासन करना, लोगों को अधिकार देते हुए शासन करना। दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। जो डी ऑप्शन है रूल ऑफ मिलिट्री चीफ, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा? रॉन्ग ही हो जाएगा। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ओके, चीजें क्लियर है? दिस इज द रूल ऑफ पीपल विथ फ्रीडम, दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 30 नंबर है, यहां पर बोला गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए टफ साबित हो सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर शेड्यूल लैंग्वेज की अगर बात कर लिया जाए तो इसका चर्चा ज़्यादा किया भी नहीं गया है। ये आपको जो है कि सिविक चैप्टर 2 फेडरलिज्म में इसकी चर्चा की गई है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से जो लैंग्वेज हैं वो शेड्यूल लैंग्वेज के पार्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में दिए गए हैं। हरियाणवी नहीं होगा, राजस्थानी नहीं होगा, गढ़वाली नहीं होगा। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो उड़िया बनेगा। एक बार चैप्टर 2 जाकर देख लीजिएगा, कुछ लैंग्वेज वहाँ पर दिए गए हैं, सोर्स बेस्ड जो है इंफॉर्मेशन में मेंशन किया गया है, वहाँ पर लैंग्वेज दिए गए हैं कि व्हाट आर द लैंग्वेज दैट आर मेंशन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? उड़िया बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्या बोला गया कि लिटरेसी रेट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन डैश, यहां डैश दिया गया है, ईयर एंड एबव एज ग्रुप। याद कीजिए कि लिटरेसी रेट जो है जो किस तरह के पॉपुलेशन के लिए मेजर किया जाता है, तो एज या तो 7 साल हो या 7 साल से क्या हो, प्लस हो। लिटरेसी रेट के लिए जो एज डिसाइड किया गया है वो एज क्या है? या तो 7 ईयर या 7 ईयर से क्या होना चाहिए? एबव होना चाहिए। और वो पॉपुलेशन या तो पढ़ने या लिखना जानता हो, तो वैसे पॉपुलेशन को क्या बोला जाता है? लिटरेट पॉपुलेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ओके, ये एवरेज बेस्ड क्वेश्चन है। अब क्लास 10 में तो इतने मैथ बना लिए हो कि इस क्वेश्चन को तो आपके लिए दम जो है कि बउआ टाइप क्वेश्चन लग रहा होगा। लाइक यहाँ पर क्या बोला गया कि देयर आर 4 फैमिली इन लोकेलिटी, एक किसी रीजन में 4 फैमिली है और वो 4 फैमिली का इनकम दिया गया है। पहला फैमिली का 2000 है, सेकंड फैमिली का 5000 है, थर्ड का 3000 है और फोर्थ का क्या है? 6000 है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि वीकली एवरेज इनकम क्या है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, चारों जो इनकम है इसको ऐड कर लेना है और ऐड करने के बाद 4 से डिवाइड कर लेना है। तो देख लीजिए यहाँ पर 2k प्लस 5k प्लस 3k एंड 3k प्लस 6k, तो टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 + 2 7 एंड 7 + 3 10 एंड 10 + 6 16k आ गया। और इसको फिर आप 4 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा 4k। तो 4k 4000 यहाँ पर ए आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ये बिल्कुल एक क्वेश्चन एवरेज बेस्ड आ रहा है, तो ऐसा इतना मैथ बनाए हुए हो कि ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको इजी ही लगेगा। आपको ये भी लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन दे दिए जा रहे हैं, ये भी आप सोच सकते हो, पर कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन है। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ वंस अगेन आपको चुनना है कि कौन सा जो पेयर है, कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। माने पेयर 1 2 3 एंड 4, इसमें से आपको ये चुनना है कि कौन सा जो पेयर है वो क्या है? करेक्टली मैच्ड है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं।
पहला है प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में टेलर दिया गया है, तो ए करेक्टली मैच्ड नहीं है। टेलर जो है टेलर टर्शियरी सेक्टर में आता है, तो ए आपको गलत हो जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर में फिशरमैन दिया गया है, ये भी गलत हो जाएगा, फिशरमैन जो है टर्शियरी सेक्टर में आता है। आगे क्या है, टर्शियरी सेक्टर एस्ट्रोनॉट, तो ए आपका सही होगा। एस्ट्रोनॉट इज द एग्जांपल ऑफ टर्शियरी सेक्टर। एंड वंस अगेन आगे क्या दिया गया है, प्राइमरी सेक्टर में कुरियर दिया गया है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ जो भी यहाँ पर दिए गए हैं सब टर्शियरी सेक्टर के ही एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ पर सी ही ऑप्शन जो है सही होगा, क्योंकि एस्ट्रोनॉट यहाँ पर जो है ये कुछ सर्विसेज इन्वॉल्व होते हैं टर्शियरी सेक्टर में, तो यहाँ पर सी आपको होगा राइट ऑप्शन। अब देखिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन तो शॉर्ट में भी करवाए हैं। इस इमेज को देखिए और इमेज को देखने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो एक्टिविटी एक पुरुष के द्वारा किया जा रहा है और एक महिला के द्वारा किया जा रहा है, इस एक्टिविटी को कौन से सेक्टर में रखोगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। तो अगर इसको इन डिटेल देखना है तो शॉर्ट वीडियो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर होगा, क्योंकि इनके पास फिक्स वर्किंग आवर नहीं है, इसके साथ साथ कोई फैसिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो रूल और रेगुलेशन भी इनके ऊपर पूरी तरह से लागू नहीं होता है, इसके साथ साथ इनको कोई हॉलीडेज भी नहीं मिलता है। सो दैट्स व्हाई इस एक्टिविटी को आप कहां पर रखिएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लोन एक्टिविटी ऑफर बाय द बैंक। बैंक के द्वारा जो लोन एक्टिविटी ऑफर किया जाता है उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या है, और मुख्य उद्देश्य में भी प्राइमरी मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहां पर क्या बोला गया, पहला ऑप्शन है टू कम्पीट विथ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक के द्वारा जो लोन दिया जा रहा है इसलिए दिया जा रहा है ताकि दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कम्पीट किया जाए, प्राइमरी पर्पस ये नहीं है। देन क्या है, टू जनरेट प्रॉफिट फॉर द प्राइमरी सेक्टर ओनली, प्राइमरी सेक्टर के लिए प्रॉफिट जनरेट करना, ये भी आपका नहीं होगा। देन क्या है, टू इंक्रीज द इनकम ऑफ एमएनसी, ये भी नहीं होगा, ये भी प्राइमरी पर्पस में नहीं है। टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट विल बी द राइट ऑप्शन। दिस इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द लोन एक्टिविटी दैट इज ऑफर बाय द बैंक। इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करना है, सपोर्ट करना है, ये प्राइमरी पर्पस है किसका, बैंक का, जो लोन एक्टिविटी के थ्रू लोगों को जो ऑफर करती है कि लोन आपको मतलब चाहिए तो लोन देने का काम करती है। ओके, 90 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 20 नंबर, उसके बाद सेट 2 भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए वंस अगेन दो लिस्ट दिए गए हैं, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। यहां पर इसको मैच करना है और मैच करने के बाद इसमें से जो है करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, उस करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। तो चलिए देखते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, पहला इधर क्या है, लिस्ट 1 में क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, इंटरेक्शन ऑफ आइडियाज, वैल्यूज एंड ट्रेडिशन नहीं। कंपनीज ऑपरेटिंग इन मेनी कंट्रीज, ये भी नहीं होगा। इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, तो 1 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का जो करेक्ट मैच होगा वो सी होगा, इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। ओके, देन क्या है, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। तो लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड का क्या होगा, रिमूवल ऑफ द रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, याद होगा। इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक चैप्टर 4 का क्वेश्चन है लिबरलाइजेशन से। तो लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है कि ट्रेड पर जो भी रेस्ट्रिक्शन इंपोज किए गए हैं उस रेस्ट्रिक्शन को क्या करना है, रिमूव करना ही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है। देन कल्चरल एक्सचेंज, तो कल्चरल एक्सचेंज में क्या होगा, इंटरेक्शन ऑफ आइडियाज, वैल्यूज एंड ट्रेडिशन, इसके थ्रू क्या होगा, कल्चर का एक्सचेंज होगा। देन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, तो द कंपनी दैट इज ऑपरेटिंग इन मेनी कंट्री। ओके, तो चलिए अब इससे करेक्ट ऑप्शन को चुन लेते हैं। 1 का क्या, 1 का सी, 1 का सी बी हो गया, 1 का सी। 2 का क्या होगा, 2 का आपको हो गया, 2 का डी हो गया। देन 3 का ए, 3 का ए हो गया। एंड देन 4 का आपको क्या हो गया, बी।
तो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी द बी। यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया कि चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग बॉडी मास इंडेक्स BMI। BMI के रिगार्डिंग जो है से कि आपको करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। बॉडी मास इंडेक्स के रिगार्डिंग करेक्ट ऑप्शन चुनना है। पहला क्या है, असेसमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, नहीं। बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू ब्लड प्रेशर को एसेस किया जाता है, नो। ब्लड शुगर लेवल को एसेस किया जाता है, नो। असेसमेंट ऑफ बॉडी कंपोजिशन, तो ये बताइए असेसमेंट ऑफ बॉडी कंपोजिशन होगा या अदरवाइज असेसमेंट ऑफ बॉडी अंडर न्यूट्रिशन होगा। तो यहाँ पर होगा, ये दोनों में से आपको थोड़ा बहुत मतलब डाउट हो सकता है। दोनों ऑप्शन लग रहे हैं कि शायद या तो होगा असेसमेंट ऑफ बॉडी कंपोजिशन होगा, अदरवाइज असेसमेंट ऑफ बॉडी, यहाँ बॉडी होना चाहिए, असेसमेंट ऑफ बॉडी अंडर न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर होगा आपको सी होगा, असेसमेंट ऑफ बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन को मेजर करने के लिए BMI बॉडी मास इंडेक्स का यूज किया जाता है। और इस तरह से सेट 2 का भी MCQ यहाँ पर क्या हो गया, एंड हो गया। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने।